हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में। आज जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा दक्षिण भारत के इतिहास पे। ठीक है, फिलहाल में ये एंशिएंट हिस्ट्री हमारी समाप्त हो चुकी है। इस चैप्टर को हम अपनी एक बौद्धिक समझ को विकसित करने के लिए इस कारणवश हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के समाप्त होने के पश्चात में यार हमारी पूर्णतः ये एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। ठीक है, बाकी इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी है इस श्रृंखला से रिलेटेड, उनका कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास पे। बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। ये हमारा इस मतलब एंशिएंट हिस्ट्री की जो भी हमारी बुक है उसमें यार एक तरीके से बोले तो इस नाम का किसी भी प्रकार का कोई चैप्टर वर्णित नहीं है, और हाँ अगर दिया भी गया होगा तो उतने बेहतरीन तरीके से या उतने सूक्ष्म तरीके से हम लोगों ने उसका अध्ययन बुक में नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसको हम इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे इस चैप्टर को कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनाया जाता है तो वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी के संदर्भ में जो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा वो यार ये बात करेंगे कि इस दक्षिण भारत के इतिहास से तात्पर्य ये है कि जिस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ हमारे नए नए वंश देखने के लिए मिल रहे थे, हम लोगों ने यार इस पूरी श्रृंखला में अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में हम लोगों ने कई ऐसे चैप्टर पढ़े, जैसे मौर्य वंश हो गया हमारा, गुप्त वंश हो गया हमारा, हर्षवर्धन वंश हो गया हमारा। तो इस तरीके के नए नए जो भी हमारे साम्राज्य चल रहे होते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उसी दौरान इस दक्षिण भारत में भी उसी समय कुछ छोटे छोटे नए नए वंश हमको देखने के लिए मिल जाते हैं उसी समय। ठीक है, और अगर पढ़ ही रहे हैं तो दक्षिण भारत के इतिहास में या इसको अध्ययन करने के लिए ये यार अपना एक विशेष महत्व रखता है ये चैप्टर, इसी कारणवश हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल में इस दक्षिण भारत के इतिहास को अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो इसमें अध्ययन करते हैं कि इसमें फिलहाल हमको पढ़ना क्या है दक्षिण भारत के इतिहास में, यानी इंडिया के दक्षिण क्षेत्र में कुछ हमारे छोटे छोटे जो नए नए राजवंश होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और फिलहाल में इस दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन करने से पहले मैं यार आप लोगों को ये अवगत करा दूं कि इसको हम पढ़ने के लिए इसको हम दो खंडों में विभाजित करते हैं ताकि हमको पढ़ने में सहजता महसूस हो। ठीक है, इसी कारणवश हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या भागों में डिवाइड करते हैं? एक को हम बोलते हैं संगम युग, क्या बोलते हैं, या संगम काल के नाम से जानते हैं, संगम काल या संगम युग के नाम से जानते हैं। एंड इसी में जो हमारा दूसरा आता है, पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि ये जो संगम काल होता है इसके अंतर्गत भी कई छोटे छोटे हमारे नए नए राजवंश देखने के लिए मिल जाते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में। एंड इसी में दूसरा जो आता है इसमें भी हमको कुछ नए नए राजवंश देखने के लिए मिलते हैं, और ये छोटे छोटे साम्राज्य थे जो कि यार कुछ समय के लिए उत्थानित होते हैं एंड उसके पश्चात हमारा इनका पतन हो जाता है।
तो इस संगम काल के दौरान हमको जो पढ़ना है वो कौन कौन से वंश होते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा चेर की, यानी चेरों का साम्राज्य था। चेर हो गया, चोल हो गया, एंड जिसको हम पांड्य के नाम से जानते हैं। ये तीनों वंश हमारे संगम काल के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड इसी के दौरान जो दूसरा था वो भी यार इसी समय विकसित होता है, यानी जिस समय इस दक्षिण भारत के क्षेत्र में ये हमारा संगम युग का दौर चल रहा होता है, उसी समय हमारा दक्षिण भारत के क्षेत्र में यार कुछ नए नए राजवंश और उभरते हैं जो कि छोटे छोटे ही होते हैं। उन राजवंशों में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, यानी नाम सुना होगा, इनमें भी हम बात करेंगे चोलों की। चोल हो गया, चोल के पश्चात प्रतिहार हो गया, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट हो गया, चोल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, एंड एक हमारा और आता है जिसको हम लोग चालुक्य बोलते हैं। ठीक है, इन चालुक्यों के नाम से हम इसको जानते हैं। तो बेसिकली इस क्लास में हमने जो अध्ययन करना है आज की इस क्लास में, वो पूर्णतः ये जो हमारी क्लास बेस्ड होगी वो बेस्ड होगी संगम काल पे। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत जो हमारा चेरों का साम्राज्य था, चोलों का साम्राज्य था, एंड ये जो पांड्यों का साम्राज्य था, इन्हीं तीनों वंशों पे आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। एंड इसके पश्चात में एक क्लास और अटेंड करेंगे जिसमें इन सारे वंशों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में देखते हैं और क्लास का भरपूर आनंद लेते हुए और इस इतिहास में रुचि बनी रहे तो इन्हीं सारी घटनाओं को देखते हुए और इन्हीं वंशों को देखते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं फिलहाल में ये जो संगम काल होता है, ये संगम काल बेसिकली क्यों कहा जाता है, यानी इसका नाम संगम क्यों दिया गया। जब एक प्रकार से हम बोले कि यार अपना एक ये विशेष महत्व रखता है दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें यार हम लोगों ने संगम इसको इस वजह से बोला कि जिस समय हम लोगों ने अध्ययन किया कि एक तरफ जहां पे उत्तर भारत में मौर्य वंश का शासन चल रहा होता है, उसी दौरान या उसी समय दक्षिण भारत में हमारे कुछ छोटे छोटे नए नए राजवंश उभर करके आते हैं। ठीक है, जिसमें से ये तीनों साम्राज्य चल रहे होते हैं, और एक तरफ जिसमें मौर्य वंश के पश्चात में हम लोगों ने अध्ययन किया गुप्त वंश और हर्षवर्धन वंश। जिस समय ये सारे वंश उत्तर भारत में विकसित होते हैं, उसी समय ये सारे वंश भी क्या होते हैं, दक्षिण भारत में देखने के लिए मिल जाते हैं। फिलहाल में संगम काल क्यों कहा गया, संगम काल इस वजह से कहा गया, इस संगम का तात्पर्य होता क्या है। तो सर्वप्रथम ये जो संगम होता है, संगम को ही यार इसको संगम इस वजह से नाम दिया गया कि यहाँ पे जो भी हमारे शासक होते हैं या यहाँ पे जो भी हमारे राजा हुए, उनके संरक्षण में कई सारी कवियों की गोष्ठियां बुलाई गई या सभाओं का आयोजन किया गया, उन्हीं को हम लोग संगम नाम देते हैं। और फिलहाल में ये संगम जो है, ये एक प्रकार से अगर बोलना चाहें तो संस्कृत भाषा का एक वर्ड है संगम। इसी संगम वर्ड से, यानी एक प्रकार से बोले तो ये संस्कृत भाषा का एक हमारा शब्द है जिसको हम लोग सभा के नाम से जानते हैं। इस सभा को ही हम संगम के नाम से भी जानते हैं, और इस सभा को हम एक नाम और देते हैं जिसको हम गोष्ठी के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों शब्दों ने हमने पकड़ना है। ठीक है, सभा और गोष्ठी ये दोनों संगम को ही हम बोलते हैं, और बेसिकली संगम इसी कारणवश यार संगम इसी कारणवश नाम दिया गया कि यहाँ पे जो भी हमारे राजा होते हैं या जो भी हमारे शासक होते हैं, उनके द्वारा कई सारी मतलब गोष्ठियों का या सभाओं का आयोजन किया गया इनके स्वयं के दरबार में। ठीक है, और कुछ ऐसी गतिविधियां हुई उनके दरबार में
कि जिसमें से यार वो गतिविधियां कुछ ऐसी थी कि उन गतिविधियों के माध्यम से या उन बैठकों में क्या होता था कि कई सारे बड़े बड़े कवि हमारे क्या होते थे, कवि और लेखक इस बैठक में भाग लिया करते थे या इस सम्मेलन में भाग लेते थे और उनमें जो गतिविधियां होती थी उन कवियों और लेखकों के माध्यम से इन गतिविधियों के द्वारा कई सारी पुस्तकों की रचना हुई, कई सारे नए नए हमारे ऐसे कविताओं की रचना की गई जिसको यार इन संगम काल के दौरान ही किया गया। इसी कारणवश इसको क्या बोला गया, संगम नाम दिया गया। और ये जो हमारा संगम है या एक प्रकार से बोले तो ये जो गोष्ठियों का या सभाओं का आयोजन होता था, इनमें यार कई सारे ऐसे कवि होते थे। फिलहाल में ये जो कवि होते थे ये तमिल कवि होते थे, ये भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी जब हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि अध्ययन कर भी रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास में, तो दक्षिण भारत में यार हमारी तमिल चलती थी एक प्रकार से बोले तो, और इसी तमिल लैंग्वेज में ही इन सारे मतलब इसी तमिल भाषा में ही इन सारे मतलब कविताओं का और मतलब जो भी हमारे पुस्तकें थी उनकी रचना हमारे की गई, ठीक है। और इसी कारणवश इनको हम लोग तमिल ग्रंथ के नाम से जानते हैं या तमिल साहित्य के नाम से भी जानते हैं। इसी कारणवश यार इसको संगम नाम दिया गया, ठीक है। कई सारे कवियों को बुला करके बैठक का आयोजन होता था और ये जो हमारा पूरा का पूरा संगम काल है, इसका जो कार्यकाल है वो 100 से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य में, ये भी याद रखना है, 100 से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य में ये पूरा का पूरा संगम काल सिमट करके रह जाता है, जिसके अंतर्गत चोल, चेर, चोल और पांड्यों का वंश हमको देखने के लिए मिल जाता है। और इन्हीं कविताओं या ये जो हमारी तमिल ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं या जो तमिल साहित्य प्राप्त होते हैं, इन्हीं के मिलने से या इन्हीं का अध्ययन इतिहासकारों ने किया और इतने बेहतरीन तरीके से किया कि पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इतिहास जो लिखा गया वो इन्हीं तमिल साहित्यों के माध्यम से या इन्हीं को आधार बनाते हुए इतिहासकारों ने पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इतिहास लिख करके रख दिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में अब हम लोग जो बात करते हैं वो एक एक करके इन वंशों का अध्ययन करते हैं कि क्रम वाइज ऐसे कौन कौन से हमारे वंश आते हैं इस दक्षिण भारत के इतिहास में जिन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और साम्राज्य को स्थापित करने के पश्चात कुछ वर्षों तक शासन भी किया और सत्ता भी संभाली इस इंडिया के दक्षिणतम क्षेत्र में, ठीक है। सर्वप्रथम इसी में हम लोग थोड़ा सा मैपिंग करते हैं। मैपिंग ये करते हैं कि थोड़ा सा समझने के लिए करते हैं। ये जो हमारा दक्षिण का पॉइंट है यानी केरला वाला पॉइंट, एक ये केरला का पॉइंट हो गया एंड केरला के पश्चात में तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र यानी दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। यानी तमिलनाडु का ऊपरी वाला भाग और तमिलनाडु का दक्षिण वाला भाग और केरला का ये पूरा पार्ट क्या होता है कि ये जो हमारा केरला का पॉइंट होता है, यहाँ पे चेर राजवंशों का क्या था, साम्राज्य स्थापित था। एंड ये जो हमारा तमिलनाडु का दक्षिण वाला पॉइंट है अर्थात जो नीचे वाला पॉइंट है, ये हमारा पांड्यों का साम्राज्य इधर विकसित होता है। एंड इसी दक्षिण भारत के क्रम में ये जो हमारा तमिलनाडु का ऊपरी वाला हिस्सा है, यहाँ पे चोलों का साम्राज्य हमारे क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। तो मैपिंग आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ये ऐसे ही समझने के उद्देश्य से था हमारा। इसी में हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम चेर साम्राज्य की, यानी इन चेरों के संदर्भ में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये, लेकिन फिर भी जितना अध्ययन करेंगे इतना पर्याप्त है, ठीक है। इसी चेर में हम लोग यहीं पे देखते हैं, ये जो हमारा चेर वंश था, चेर वंश को अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारा कहां पे, यानी केरला के
एक प्रकार से बोले तो केरला में ही स्थापित था चेर साम्राज्य हमारा, और एग्जैक्ट बोले तो केरला के मालाबार तट पे, केरला के मालाबार तट पे ये हमारा चेर साम्राज्य देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी में अगर और बोले तो चेर साम्राज्य उतना हमारा ना ही शक्तिशाली था और ना ही उतना विस्तरित साम्राज्य था। ठीक है, तो ज्यादा विस्तरित साम्राज्य ये नहीं था। फिलहाल में यहाँ का एक हमारे प्रमुख शासक होता है, उसका नाम याद रखना। चेर साम्राज्य का एक हमारे प्रमुख शासक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी सेन गुटवन करके होता है, नाम याद रखना। चेर साम्राज्य का जो प्रमुख शासक होता है उसको क्या बोलते हैं, सेन गुटवन के नाम से जानते हैं, सेन गुटवन के नाम से जानते हैं। और ये सेन गुटवन एक ऐसा शासक था कि इसने अपने साम्राज्य में अर्थात पूरे के पूरे चेर साम्राज्य में एक हमारी प्रथा विकसित की थी जो कि बड़ी ही बेहतरीन प्रथा थी। और इन प्रथाओं को या इस साम्राज्य में रहने वाले जो भी हमारी स्त्रियां थी इस प्रथा को क्या करती थी, यानी अपनाती भी थी। और ये प्रथा काफी प्रचलित भी थी चेर साम्राज्य के अंतर्गत, जिसको हम लोग कन्नगी पूजा के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखना है, कन्नगी पूजा के नाम से जानते हैं। और इसी कन्नगी पूजा को हम सती पूजा या इसको हम पत्नी पूजा के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार की प्रथा थी जो कि चेर साम्राज्य के अंतर्गत सेन गुटवन के द्वारा क्या की गई, चलाई गई थी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको चेर साम्राज्य से रिलेटेड याद रखनी है। और बाद में धीरे धीरे करके जैसे ही इनका साम्राज्य आगे बढ़ता है, बाद में कुछ कहानियों में हमको ये वर्णित मिलता है कि आगे चल के चेर और चोलों के मध्य में यार कुछ संघर्ष देखने के लिए मिलता है या इनके बीच में कुछ विवाद देखने के लिए मिलता है। लेकिन बाद में आगे चल करके इनका जो संघर्ष होता है वो आपस में मित्रवत रूप में समझौता करते हैं और बाद में फिर अपने अपने साम्राज्य में व्यवस्थित रूप ले लेते हैं और मित्रवत व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है चेर साम्राज्य से रिलेटेड। बात करते हैं इसी संगम काल के दौरान में चोल साम्राज्य की बात करते हैं, यानी ये जो हमारा जो चोल साम्राज्य था ये किन क्षेत्रों में विकसित होता है और इनसे रिलेटेड क्या हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। तो इन चोलों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा चोल वंश था, ये चोल वंश कहां पे विकसित होता है, ये चोल वंश हमारे तमिलनाडु के ऊपरी भाग में, कहां पे, यानी इनका जो क्षेत्र था वो तमिलनाडु के ऊपरी छोर में, यानी ऊपरी क्षेत्र में ये हमारा क्या होता है, विकसित होता है और बाकायदा अपना साम्राज्य ये स्थापित करते हैं। ठीक है, और इसी संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि तमिलनाडु ये जो हमारा चोल साम्राज्य होता है ये हमारा इन तीनों मतलब साम्राज्यों में से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अगर माना गया तो वो चोलों का साम्राज्य ही माना गया। अगर यार क्लास 7th की अगर हिस्ट्री का अध्ययन किया होगा तो दूसरा या तीसरा चैप्टर है हमारा। ठीक है, क्लास 7th में चोलों के बारे में यार बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, जो कि वो 7th क्लास की जो भी हमारी एनसीईआरटी है वो हमारी बेस बनाती है। ठीक है, उसी को यहाँ पे विस्तृत रूप दिया गया इस स्टैंडर्ड बुक में। बाकी जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लास 7th में दिया गया है। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा चोल साम्राज्य होता है इनका जो राजकीय एक प्रकार से बोले तो एक जाहिर सी बात है यार, कोई साम्राज्य होगा तो उसका हमारा कुछ ना कुछ चिन्ह रहा होगा। जैसे हमारा वर्तमान में इंडिया है तो इंडिया का हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फ्लैग चलता है
तो इसी प्रकार से ये हमारा चिन्ह हो गया कि अगर हम किसी भी देश में जाएंगे या किसी भी दूसरे देश में जाते हैं, वहां पे अगर हमको इंडियन फ्लैग दिखता है तो हम ये अनुमानित करते हैं या हमको ये पता चलता है कि हाँ यह इंडिया का हमारे क्या है, फ्लैग है। तो जस्ट उसी प्रकार से इन चोलों का भी अपना एक चिन्ह था। क्या चिन्ह था? कि इन चोलों का अपना एक चिन्ह था जिसको इन्होंने किससे प्रदर्शित किया? मछली से प्रदर्शित किया। ठीक है, चोलों का जो भी हमारा राजकीय चिन्ह था वो मछली थी, ये हमको याद रखना है। यानी जिस भी क्षेत्र में हमको मछली का निशान दिख जाता था तो हम ये अनुमानित करते थे प्राचीन काल के अंतर्गत कि ये साम्राज्य या ये जो हमारा चिन्ह हमको प्रदर्शित किया गया है इस स्थान पे या अदरवाइज कहीं पे भी, तो हम ये अनुमानित करते हैं कि यहाँ पे क्या रहा होगा, चोल साम्राज्य हमारा विकसित रहा होगा या चोल साम्राज्यों का ये चिन्ह था हमारा। तो इसको हमने याद रखना है। यानी जो राजकीय चिन्ह था वो मछली का निशान था। और इससे पहले हम लोगों ने चेरों का अध्ययन किया तो इन चेरों का भी अपना एक राजकीय चिन्ह था जिसको हम लोग धनुष के नाम से जानते हैं। यानी धनुष का चिन्ह हमको जहां पे भी मिलता है हम ये अनुमानित करते हैं कि यहाँ पे हमारा चेर साम्राज्य विकसित रहा होगा या ये जो धनुष का जो चिन्ह है ये चेर साम्राज्य का हमारे क्या है, प्रतीक है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में यार कुछ कहानियों में या कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो अपने अपने अनुसार इस साम्राज्य का या इस साम्राज्य की घटनाओं का वर्णन करते हैं। उनके द्वारा ये बोला गया या जो भी हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने अध्ययन किया इस साम्राज्य का या जो भी हमारे प्रमाण प्राप्त हुए हैं या जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए पुरातत्वविदों के द्वारा, उन्हीं प्रमाणों का अध्ययन करते हुए इतिहासकारों ने यार ये बताया कि ये जो हमारा पूरा का पूरा संगम काल है यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। सर्वप्रथम ये बात इतिहासकारों ने कही। ठीक है, और जो भी प्रमाण हमको प्राप्त हुआ उन्हीं के आधार पे हम ये संगम काल अर्थात दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कर रहे हैं। और जितना कर रहे हैं इतना पर्याप्त है अध्ययन करने के मतलब उद्देश्य से और समझने के उद्देश्य से, इतना पर्याप्त है। और ये भी इतिहासकारों ने ये भी बोला कि जो भी हमारे इस संगम काल के दौरान में जो भी वंश हमको देखने के लिए मिलते हैं या जो भी साम्राज्य देखने के लिए मिलते हैं, इस साम्राज्य में किसी भी प्रकार की कोई तिथि का वर्णन नहीं मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे चैप्टर इस एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में अध्ययन किया, उनमें बाकायदा इतिहासकारों ने तारीखों का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पे आकर के इतिहासकारों ने केवल और केवल अपना अनुमान लगाया और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे कल्पना की कि ये जो हमारा संगम काल था इनमें ये सारी घटनाएं हमारी घटित हुई होंगी। तो उनके हिसाब से ये बोला गया कि जो भी संगम काल है यहाँ पे जो भी हमारे संगम साहित्य प्राप्त होते हैं उनमें तिथियों का वर्णन नहीं के बराबर मिलता है। ठीक है, और उसी के आधार पे जो भी हमारे उस समय शासक होते हैं या जो भी राजा होते हैं उनकी जो गतिविधियां हुई, उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उन्हीं के आधार पे हम इस संगम काल का विवरण इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को भी हमने याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा चोल होता है, ये चोलों में भी एक हमारे प्रमुख शासक होता है जिसको हम लोग करिकल के नाम से जानते हैं। ये भी हमको याद रखना है। यानी चोल साम्राज्य का प्रमुख शासक जो था हमारा उसको हम करिकल के नाम से जानते हैं। करिकल के नाम से जानते हैं। ये करिकल हमारा चोल साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक के तौर पे या एक प्रमुख शासक के तौर पे भी क्या किया गया, जाना गया।
इस चोल साम्राज्य के अंतर्गत। और यहीं पे ये भी बोला जाता है कि इनका एक हमारे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था या प्रमुख बंदरगाह था, जो कि एक प्रकार से उसको हम पुहार के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखना, जो कि उसके बाद जब ये हमारे कलिकल आते हैं तो इन्होंने उस पुहार का नाम चेंज कर दिया और उसी को एक नाम और दिया गया, यानी उसको कावेरी पट्टनम के नाम से जाना गया। और ये वही कावेरी पट्टनम है जो कि चोल साम्राज्यों का हमारा प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के तौर पे उस समय क्या हुआ, विकसित हुआ था। ये बात भी हमको क्या करनी है, चोलों के संदर्भ में याद रखनी है। एंड इसी के संदर्भ में इनके यानी ये जो चोल साम्राज्य होता है, इनकी अपनी एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी? विशेषता काफी महत्वपूर्ण थी कि यार ये क्या करते हैं कि हमारा तमिलनाडु का ऊपरी वाले हिस्से में तो विस्तार था ही इनका। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास काफी ज्यादा सैनिकों की व्यवस्था थी, यानी इनका जो सैनिक महत्व था वो काफी अधिक मतलब अच्छा था। सैनिकों की व्यवस्था काफी तगड़ी थी, जिस कारणवश इन्होंने श्रीलंका पे अटैक किया था। ये काफी महत्वपूर्ण घटना थी हमारे चोल साम्राज्य से रिलेटेड। और हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि इन तीनों वंशों के दौरान में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो विकसित हुआ इस दक्षिण भारत में, वो हमारा चोलों का साम्राज्य ही देखने के लिए मिल जाता है। इन्होंने श्रीलंका पे अटैक किया और श्रीलंका पे अटैक करने के पश्चात में वहां पे उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया श्रीलंका पे, और काफी दिनों तक श्रीलंका पे इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। और ये भी कहा जाता है कि उस समय श्रीलंका का जो भी शासक था वो अपना साम्राज्य छोड़ करके भाग जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ हमारी गतिविधियां होती हैं ये चोल साम्राज्य से रिलेटेड, जो कि काफी मायने रखती है इस दक्षिण भारत के इतिहास में। ठीक है, और इसी के संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि 300 ईस्वी आते आते ये चोल साम्राज्य का पतन हो जाता है। और बाद में ये चोल साम्राज्य हम लोग बाद में आगे चल के और पढ़ेंगे, यानी विजयालय के नेतृत्व में भी चोलों का उत्थान हमारे पुनः होता है। यहाँ पे पतन हो चुका होता है संगम काल के दौरान, और दूसरी तरफ आधुनिकता के तौर पे बोले तो पुनः विकसित होता है ये कहाँ पे, विजयालय के नेतृत्व में, जो कि हम लोगों ने ये सेकेंड पार्ट में पढ़ना है चोलों के संदर्भ में। तो इसका अध्ययन हम पुनः करेंगे, यानी ये पुनः ये वंश फिर से उत्थानित होता है कुछ समय के पश्चात में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको चोलों से रिलेटेड क्या रखनी है, याद रखनी है। बात करते हैं इसी संगम काल के दौरान में पांड्य राजाओं की या पांड्य साम्राज्य की। ये पांड्य साम्राज्य हमारा मतलब कैसे क्या होता है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में पांड्य राजाओं के संदर्भ में थोड़ा सा अध्ययन इनका भी करते हैं। यानी ये पांड्य कौन थे, थोड़ा सा इनमें भी मजा मारते हैं हम। यानी पांड्य राजा, ये पांड्य राजाओं के संदर्भ में अगर बात करें तो ये पांड्य इन तीनों ही मतलब इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि ये जो हमारे पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इतिहास था इसमें चेरों का उतना महत्व नहीं था, लेकिन आगे चल के चोलों का महत्व काफी बढ़ जाता है, जो कि सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासकों में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा पांड्य था ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि पांड्य
राजाओं के संरक्षण में ही या पांड्य राजा जो भी हमारे थे इन्हीं के संरक्षण में ही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संगम गोष्ठियां बुलाई जाती थी, यानी संगम साहित्यों की एक प्रकार से बोले कि जो भी हमारे कवि सम्मेलन हुए, जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं वो पूरे के पूरे पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही होते हैं। इन तीनों साम्राज्यों में से केवल और केवल जो हमारे कवि सम्मेलन होते हैं वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही होते हैं, जिनको हम लोग संगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारे पांड्य हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसी संगम की दृष्टि से। ठीक है, फिलहाल में ये जो हमारा पांड्य वाला क्षेत्र था हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि ये जो पांड्य वाला क्षेत्र था ये तमिलनाडु का निचले वाले हिस्से पे विकसित होता है और इनका जो हमारा राजकीय चिन्ह था इसको भी हमने याद रखना है। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो हमारा बाघ था। अगर हमको कहीं पे भी बाघ का चिन्ह मिल जाता है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के इतिहास नामक चैप्टर में और वहां पे नाम उल्लेखित नहीं किया गया तो हम लोग ये अनुमानित करेंगे या ये कल्पना करेंगे कि ये जो हमारा बाघ का निशान है या बाघ का जो चिन्ह प्राप्त हुआ है यहाँ पे हमको पांड्य राजाओं की बात की जा रही है। ठीक है, तो इससे हमने अंदाजा लगाना है एंड इसी के संदर्भ में ये पांड्य राजाओं का एक प्रकार से बोले तो सर्वप्रथम जो हमारी बात कही जाती है पांड्य राजाओं के संदर्भ में वो ये बोला जाता है कि सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने ये पांड्य राजाओं का वर्णन हमारे किया था, इसको भी हमने याद रखना है। सर्वप्रथम मेगास्थनीज के द्वारा मेगास्थनीज के द्वारा क्या किया गया, ये हमारे पांड्य राजाओं के संदर्भ में ये बात हमारी बोली जाती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये भी बोला गया कि पांड्यों की एक अपनी विशेष महत्व होता है और अपना एक विशेष महत्व के तौर पे ये भी बोला जाता है कि यहाँ की एक विशेष महत्व ये था कि यहाँ पे स्त्रियों का शासन होता था, यहाँ पे पुरुषों का शासन नहीं होता था। अर्थात कहने से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो शासक बनते थे वो स्त्रियां शासक बनती थी, यानी पुरुष शासक नहीं बनते थे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मतभेद टाइप हो जाता है। मतभेद इतिहासकारों में ये होता है कि यार अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी हमारे कवि गोष्ठियां या कवि सम्मेलन होते हैं वो हमारे पांड्य राजाओं के संरक्षण में होते हैं और यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि पांड्यों में जो शासिका बनती थी या जो राजा बनती थी वो स्त्रियां बनती थी। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा लेकिन एकदम फिट होगा। ठीक है, एंड इसी में एक बात ये भी बोली गई कि यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो भी हमारे कवि सम्मेलन होते हैं वो कितने कवि सम्मेलन होते हैं और कौन कौन से कवि सम्मेलन होते हैं उसको देखते हैं। 197 पांड्य राजाओं के संरक्षण में पांड्य राजाओं के संरक्षण में यानी 197 पांड्य राजा ऐसे हुए जिनके संरक्षण में हमारे कवि सम्मेलन या कवि गोष्ठियां बुलाई गई जिनको हम संगम के नाम से जानते हैं। और ये भी बोला गया कि लगभग या ये भी बोला गया कि इस सम्मेलन में या इस पूरे पांड्य राजा जो भी थे 197 इनमें ये भी बोला गया कि एक प्रकार से ये बोला गया कि लगभग 9000 के आसपास कवियों ने आकर के इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी 9000 राजाओं के इस सम्मेलन में उपस्थित होने के पश्चात में ही ये हमारा क्या होता है कि एक प्रकार से ये सम्मेलन परिपक्व होता है या परिपूर्ण होता है। और इन्हीं 9 राजाओं या जो भी 9000 राजाओं ने हमारा पार्टिसिपेट किया था
उन्हीं के संदर्भ में ये बात बोली गई कि इन्हीं के द्वारा जितने भी हमारे साहित्यिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं या जो भी हमारे संगम काल के ग्रंथ प्राप्त होते हैं वो इन्हीं के मतलब संरक्षण में प्राप्त होते हैं और इन्हीं गोष्ठियों के माध्यम से उन्होंने इन रचनाओं को अंजाम दिया। ठीक है, और ये भी बोला गया कि ये सम्मेलन जो है वो 1000 वर्ष तक चला। लेकिन ये मेरे अनुसार अगर मैं बोलना चाहूं तो यार ये जहां तक लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा वर्णित कर दिया गया है। 1000 वर्ष बहुत होता है, ठीक है, और बोला भी गया कि 1000 वर्ष तो ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके ही मेरे हिसाब से बोला गया है। ठीक है, एंड इसी के अनुसार ये भी बात बोली गई कि जो भी हमारे पांड्य राजा थे इन्हीं के संरक्षण में गोष्ठियां होती हैं 197। ठीक है, और इन्हीं में हमारा एक शासक होता है कौन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नोडियोन के नाम से जानते हैं। इस नोडियोन का सबसे यानी पांड्य राजाओं का सबसे जो हमारा प्रमुख शासक था वो नोडियोन था। और इस नोडियोन ने भी पांड्य क्षेत्र में पूरे के पूरे पांड्य क्षेत्र में एक प्रथा चलाई थी जिसको हम लोग समुद्र पूजा के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है। यानी पांड्यों का सबसे प्रमुख शासक, सबसे प्रमुख जो शासक था वो कौन था, नोडियोन। नोडियोन, और इसी ने एक प्रथा चलाई थी जिसको हम लोग समुद्र पूजा के नाम से भी जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है। थोड़ा सा ये बात करते हैं कि जो हमारे संगम ये 197 पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो भी हमारे सम्मेलन हुए या कवि सम्मेलन हुए वो कौन कौन से कवि सम्मेलन है और कौन कौन सी रचनाएं किसकी अध्यक्षता में होती है ये देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो प्रथम संगम का आयोजन होता है, प्रथम संगम कुल मिलाकर के 3 संगमों का आयोजन होता है जो कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही होता है। इससे ज्यादा संगमों का आयोजन नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 जो हमारे संगम है उनको देखते हैं। प्रथम संगम का आयोजन देखते हैं यहीं पे। प्रथम संगम का आयोजन कहां पे होता है, तो ये मदुरई में होता है जो कि तमिलनाडु में ही पड़ता है। मदुरई में और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो अगस्त ऋषि नामक एक व्यक्ति होते हैं। वो इन्हीं के नेतृत्व में प्रथम संगम का आयोजन हमारे होता है जो कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में होता है। दूसरे संगम का आयोजन यानी द्वितीय संगम का जो आयोजन होता है वो कपाटपुरम में होता है। ये भी हमारा तमिलनाडु का ही क्षेत्र है। ठीक है, और ये संगम भी हमारा जो मतलब होता है ये भी अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में ही इस संगम का आयोजन भी किया गया। एंड जो हमारा तृतीय संगम का आयोजन है, इस तृतीय संगम का आयोजन ये हमारा उत्तरी मदुरई में होता है। और ये हमारा एक व्यक्ति था जिसको हम लोग नक्कीरर के नाम से जानते हैं। इस व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी किसकी, तृतीय संगम की अध्यक्षता हमारे की थी। और इतिहासकारों के द्वारा यह भी बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे कवि भाग लेते हैं जिस सम्मेलन में, वो हमारे प्रथम संगम के आयोजन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे कवियों ने भाग लिया था। लेकिन इस प्रथम संगम का जो हमारे प्रमाण प्राप्त होता है वो नहीं के बराबर प्रमाण प्राप्त होता है, जिस कारणवश इतिहासकार ये कहते हैं कि हम इसका विवरण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम संगम था। एंड द्वितीय संगम की बात करें जो कि कपाटपुरम में हुआ था और अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में होता है, इसमें ये बोला गया कि द्वितीय संगम में हमको एक हमारा प्रमुख, मतलब होते तो कई सारे हैं लेकिन एक प्रमुख ग्रंथ हमको प्राप्त होता है द्वितीय संगम के, मतलब द्वितीय संगम में कौन सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम याद रखना,
तोलकापियम, तोलकापियम नामक एक हमको तमिल ग्रंथ प्राप्त होती है या साहित्य प्राप्त होता है, जिसमें ये वर्णन किया गया कि ये द्वितीय संगम के दौरान ये तोलकापियम नामक ग्रंथ की रचना होती है। और किसके संरक्षण में होती है? अगस्त ऋषि के संरक्षण में होती है। कहां पे होती है? कपाचपुरम में होती है। किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो तोलकापियर नामक व्यक्ति के द्वारा इस तोलकापियम नामक ग्रंथ की रचना की गई, जो कि एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। यह एक प्रकार का व्याकरण है, ग्रंथ है, या एक प्रकार से बोले तो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ये भी हमको याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में जो तृतीय संगम होता है, तृतीय संगम में कई सारी हमारे साहित्यों की रचना होती है। यानी एक प्रकार से बोलूं तो तोलकापियम नामक ग्रंथ को छोड़ करके जितने भी ग्रंथ हमको संगम काल से प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे ग्रंथ हमारे तृतीय संगम के दौरान उनकी रचना हमारे की जाती है। ठीक है, जो कि अध्ययन करते हैं तृतीय संगम में हम कुछ रचनाओं को देखते हैं। जैसे तृतीय संगम में हम लोग देखते हैं, जैसे एक हमारा हो गया शिल्पाधिकारम, ये हमको याद रखना, शिल्पाधिकारम ये तृतीय संगम के दौरान इसकी रचना होती है। और इस मतलब पुस्तक में या इस ग्रंथ में बेसिकली ये बोला गया कि एक व्यापारी होता है और एक व्यापारी होता है कोवलन नाम का, इसको याद रखना। और एक नर्तकी हमारी होती है जिसको माधवी के नाम से जानते हैं, और इनकी एक पत्नी होती है जिसको हम लोग कन्नगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन तीनों के त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का जो मार्मिक वर्णन है या जो सूक्ष्म वर्णन है, वो इसी शिल्पाधिकारम नाम की पुस्तक में बड़े ही बेहतरीन तरीके से तृतीय संगम के दौरान हमारे लिख दिया गया। और ये भी बोला जाता है कि इसी पुस्तक से प्रभावित होकर के जो भी हमारे सेन गुटवन हैं, उन सेन गुटवन ने इसी पुस्तक से प्रभावित होकर के अपने क्षेत्र में क्या किया था कि एक प्रथा चलाई थी जिसको कन्नगी पूजा के नाम से भी जानते हैं, या सती पूजा या पत्नी पूजा के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा तृतीय संगम था, इसमें हमको एक पुस्तक और याद रखनी है जिसको हम लोग तिरुवल्लुर के नाम से जानते हैं या तिरुक्लूर के नाम से जानते हैं। तिरुक्लूरल के नाम से जानते हैं। इसकी रचना किसने की? तो तिरुवल्लुर नामक एक हमारा व्यक्ति होता है, इसके द्वारा तिरुक्लूरल नाम की पुस्तक का रचना की जाती है तृतीय संगम के दौरान में। और ये भी बोला जाता है कि ये जो हमारा तिरुक्लूरल है, इस पुस्तक में या ये जो पुस्तक है, ये पूरी तरीके से नीति सार की पुस्तक है, नीति सार पर आधारित ग्रंथ है हमारा। एंड इसी के पश्चात में एक हम और देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुरल के नाम से जानते हैं। ये पुस्तक भी हमारी तिरुवल्लुर नामक व्यक्ति के द्वारा लिखित की गई या इसकी रचना की गई। और इसको एक प्रकार से ये बोला गया कि ये हमारा तमिलनाडु का या इस क्षेत्र का जो भी एक तरीके से बोले जिस भी क्षेत्र में ये पांड्य राजा हमारे इनका राजवंश उत्थानित होता है, तो इस क्लूरल नामक पुस्तक में एक प्रकार से बोले तो इसको तमिल के साहित्य के बाइबल के रूप में देखा जाता है, या तमिल साहित्य के बाइबल के नाम से भी इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रमुख संगम थे या कुछ ऐसे संगमों का आयोजन होता है जो कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में होता है। और ये केवल और केवल संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही होता है। इससे पहले चेर और चोलों के मतलब नेतृत्व में किसी भी प्रकार के संगम का आयोजन नहीं होता। इसी कारणवश ये जो हमारा पांड्य साम्राज्य है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनकी रचनाओं को और ये संगम कहां-कहां पे स्थापित होते हैं
और किनकी अध्यक्षता में होते हैं, ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। थोड़ा सा तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, चेर, चोल और पांड्य के संदर्भ में इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। और यार इतनी सारी चीजें पर्याप्त भी हैं मेरे अनुसार। बाकी कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं जो पूरे के पूरे संगम काल से रिलेटेड हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसी में। फिलहाल में इतना पर्याप्त है और ये यहीं पे संगम काल यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, कुछ 2-3 तथ्य यहाँ पे और देखते हैं अलग से इसी संगम के दौरान में। क्या देखते हैं कि ये जो हमारे अगस्त ऋषि हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में हम एक प्रकार से बोले तो उत्तरी क्षेत्र में या उत्तरी भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो भी हमारे आर्य हुआ करते थे, तो उसको दक्षिण भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो अगस्त ऋषि को ही जाता है। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने प्रथम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता की थी। तो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे भारत में या दक्षिण भारत में आर्यीकरण का जो श्रेय जाता है वो अगस्त ऋषि को ही जाता है। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। एंड इसी के संदर्भ में एक बात ये भी बोली जाती है कि जिस प्रकार से उत्तर भारत में प्राचीन काल में उत्तर भारत में हमारे कुछ देवी देवताओं का प्रचलन होता था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कई सारे चैप्टरों में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो जस्ट उसी प्रकार से इस दक्षिण भारत में कुछ हमारे देवता हमारे प्रमुख थे, जिसमें से इस दक्षिण भारत में जो सर्वप्रथम हमारे देवता थे उनको हम लोग मुरुगन देवता के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखना है, मुरुगन देवता के नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख देवता हमारे थे ये। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में बाद में इनका नाम चल करके सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जाना गया। इन्हीं देवता को बाद में चल के सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से भी जाना गया, जो कि हमारे तमिल क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण देवता के नाम से भी इनको जाना गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें भी हमको क्या करनी है, इन तथ्यों को भी माइंड में सेट करके रखना है। बाकी यार इतनी सारी चीजें पर्याप्त हैं। ये हमारे संगम काल से रिलेटेड जो भी सारी चीजें थी या जो भी सारी चीजें हमको पढ़नी थी, इतना पर्याप्त है। तो इतना हमको क्या करना है, याद रखना है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी फिर भी अगर इसमें कुछ रहता है तो आप लोग यार कमेंट करोगे, उसकी क्लास हम पुनः अटेंड करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी दक्षिण भारत के इतिहास में इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।